नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली वार्षिक परीक्षा पेपर 17 2025-26 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए। और ये एग्ज़ाम आपके मार्च 2026 में होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है, क्योंकि हमने इस प्रैक्टिस पेपर में आपकी बुक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो लेट्स गो स्टार्ट। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको समय मिलेगा पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे का, और ये पूरा पेपर आपके 70 अंकों का रहेगा। वैसे ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग अंकों का हो सकता है। आज हम जो ये पेपर हल करवाने जा रहे हैं वो NCERT की बुक से हैं, जो हर जगह NCERT की बुक ही चलती है। चाहे आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से या किसी अन्य राज्य से। तो सर्वप्रथम हम भाग अ को हल करेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक अंक का रहने वाला है। और सबसे पहले हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे रहने वाला है कि यदि किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं। तो वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या 1 और एक जो भी संख्या होती है वो, तो केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। और जो विद्यार्थियों भाज्य संख्या होती है उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि संख्या रेखा पर -8 के दाईं ओर 5 कदम चलने पर आप किस संख्या पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए हमने एक आपको समझाने के लिए संख्या रेखा खींच रखी है। तो मान लो ये आपकी एक संख्या रेखा है और यहाँ पर आप -8 पर स्थित हो। कहाँ पर खड़े हो? -8 पर। और इससे आपको दाई साइड में यानी इस राइट साइड में आपको जाना है कितने कदम? 5 कदम। तो आप कौन सी संख्या पर पहुँचते हैं? तो यहाँ से पहला कदम हमारा हो गया, ये दूसरा कदम हो गया, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम। तो 5 कदम चलने पर हम कौन सी संख्या पर पहुँचते हैं? -3 पर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा, श्रृंखला 1, 8, 27, 64 फिर है रिक्त स्थान का अगला पद क्या होगा। तो आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान में कौन सा पद आने वाला है। तो हम देखते हैं कि 1 जो है वो 1 का घन है, 8 है वो 2 का घन है, 27 है वो 3 का घन है, 64 है वो 4 का घन है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमारे 5 का घन आएगी। किसका घन? 5 का घन। यानी 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और जो संख्या आपको मिलेगी वही हमारे इस रिक्त स्थान में आने वाली है। तो वो है हमारी 125। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन और क्रम वाइज ये चौथा क्वेश्चन है कि 2 किरणों के एक ही अंत बिंदु से मिलने पर खाली जगह बनता है। मान लो कि आपके पास ये 2 किरण हैं, एक किरण ये और दूसरी किरण ये इस साइड से आई है और उसका भी मिलन यहाँ पर हुआ है। तो ये जो एक ही बिंदु पर 2 किरण मिली हैं, तो ये आपका भाग है वो क्या कहलाएगा? किसका निर्माण करता है? एक कोण का। किसका निर्माण करता है? कोण का। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा कोण। क्या बनता है? कोण। ठीक है ना। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू खाली जगह होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पर भी हमारे आ जाएगा भुजा। और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है, यदि अंश हर से छोटा हो तो वह खाली जगह भिन्न कहलाता है। विद्यार्थियों, भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके सरल भिन्न और एक होती है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। अब सरल भिन्न होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली भिन्न तो जिसका अंश छोटा और हर होता है बड़ा, तो इससे हम बोलते हैं सम भिन्न। और कुछ संख्या ऐसी होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर होता है बड़ा, तो ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं विषम भिन्न। तो इसने यही बोला है कि यदि अंश हर से छोटा हो, यदि ये अंश है ये हर से छोटा है, तो वह भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न? विषम भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। तो 7वां क्वेश्चन है कि एक विषम बहु त्रिभुज में 3 सममिति रेखाएं होती हैं। तो विद्यार्थियों, यदि विषम बहु त्रिभुज है मतलब उसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो उसमें सममिति रेखाएं कितनी होगी? तो उसमें कोई सममिति रेखा नहीं होगी।
तो इसने तो बोला है कि 3 सममिति रेखाएं होगी, तो इसकी बात है वो क्या है, गलत है, असत्य है। जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसमें 3 सममिति रेखाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, 3 सममिति रेखाएं होती हैं। सत्य असत्य से संबंधित सेकंड क्वेश्चन और क्रम वाइज ये 8वां क्वेश्चन है। प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमने ये पढ़ के याद कर रखा है कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब 2 से विभाजित होती है, तो वह सम संख्या कहलाती है। तो ये बात इसकी क्या है, सत्य है। प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो सम संख्या है वो 2 से विभाजित होगी, मतलब 2 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। अब आगे हमारे मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन है, जिसमें खंड अ को खंड ब से आपको मिलान करना है। तो 9वां क्वेश्चन है, जिसका पहला है हमारे 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण होता है, उसे हम पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये किससे मिलेगा, इस सी वाले ऑप्शन से मिलेगा। सेकंड है 2/4 और 4/8। तो ये कैसी है, समतुल्य भिन्न है। 2/4 और 4/8 ये दोनों की दोनों कैसी है, समतुल्य यानी तुल्य भिन्न है। क्योंकि इसको काटते हैं तो ये हमारे 2 का भाग 2 में गया 1 बार, और 4 में जा रहा है 2 बार। इसी प्रकार से इसको काटते तो 4 का भाग 4 में 1 बार और 8 में जा रहा है 2 बार। दोनों का अंतिम आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी कारण से हम इसको तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये हमारे मिलेगा ऑप्शन ए से। उसके बाद में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है वो दंड आलेख से होता है। तो ये बी ऑप्शन से मिलान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसमें हमारे भाग ब से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 अंकों के रहेंगे। विद्यार्थियों, हमने आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 साइड मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या फिर कोर्स सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 10 को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 के 20 की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। यानी गिनती जो हमारे 1 से स्टार्ट होती है और 20 तक एंड करते हैं, तो इसके बीच में आपको कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक को भी एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या है कि वो न तो भाज्य है, और न ही ये संख्या अभाज्य होती है। ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं तो 2 है जो हमारी एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद में 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 7। 9 है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसमें 3 का भाग जाता है। और उसके बाद में हमारे आती है संख्या 11, और 11 का बाद में 13, और 13 के बाद में 15 में भाग जाता है 16 सम संख्या है, तो भाज्य होगी। और उसके बाद में संख्या आती है 17, और 17 के बाद में आती है 19। तो ये हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो ये हमारे हो जाएगी कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये संख्या है। कुल कितनी है, 3, 3, 6, 6 और 2 8। कुल 8 संख्याएं होती हैं 1 से 20 के बीच में, सभी अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर है -25 प्लस 10 -5। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके कोष्ठकों को सॉल्व करेंगे। तो ये -25 तो हमारे -25 ही रहेगा। ये प्लस है और अंदर वाली संख्या भी प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस ही बनाता है। तो यहाँ पर हमारे प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस है और कोष्ठक के अंदर माइनस है। तो आपको पता ही होगा कि समान निशान आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का सिंबल बनाते हैं। ठीक है ना। तो माइनस गुणा माइनस यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया 5। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो माइनस के हैं हमारे 25 और प्लस के 10 और प्लस के 5, ये दोनों संख्या प्लस की है, धनात्मक संख्या है, तो जुड़ के धनात्मक बनेगी, यानी ये हो जाएगा प्लस का 15। आगे इसको हल करते हैं। तो एक संख्या यदि माइनस की होती है, एक संख्या यदि प्लस की होती है, तो इसमें क्या होता है, घटाव होता है, बाकी होती है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। तो 25 में से 15 को यदि हम घटाते हैं तो हमें आंसर में मिलता है 10। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि बड़ी संख्या आपके माइनस की है तो उत्तर आपके माइनस में आएगा, और यदि बड़ी संख्या प्लस की होती है तो उत्तर आपके प्लस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 कि 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तीय HCF ज्ञात कीजिए। आपको मसप ज्ञात करना है। तो लसप या मसप ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको पता ही होगा, मसप ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं और लसप ज्ञात करने के लिए गुणनखंड एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम 12 का गुणनखंड
और 18 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है। सम संख्या है 2 का भाग जाएगा, 12 में 6 बार जाता है, फिर 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 12 के गुणनखंड हमारे क्या प्राप्त हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद में यहाँ पर हम 18 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 18 में 2 का भाग जाएगा हमारे 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर हमें मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद में यहाँ पर हम 24 के फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 का भाग हमारे 12 बार जाता है, और 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इसमें हमारे गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यदि हमें मसब ज्ञात करना है तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, मतलब 3 संख्याओं के यदि हम मसब ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसा आपको गुणनखंड लेना जो तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर, अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, वापिस से 2 इसमें है लेकिन दोबारा इसमें है नहीं, और इसमें है लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, मतलब तीनों में होना चाहिए, तो 2 को हम लेने वाले हैं नहीं। उसके बाद में ये 3 है, इसको लेते हैं, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो हम 3 लिख देंगे। इसके अलावा और ही ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो ये हमारे हो जाएंगे गुणनखंड 2 इंटू 3, यानी ये होता है 6, जो हमारा क्या है, मसप है, HCF। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 5/6 और 3/4 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तुलना कीजिए। इसकी तुलना करनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5/6, या कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि जो भी निशान होगा वो यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4। विद्यार्थियों, जब भी आपको दो भिन्नों की तुलना करनी है तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वो आपको यूज करनी है। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब दो भिन्न है और उसकी आपको तुलना करनी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले अंश को दूसरे वाले हर से। तो 5 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 20। यहाँ पर आप अपने मन में याद रखो, यहाँ एक साइड में लिख दो, और उसके बाद में ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले हर तो दूसरा वाला अंश, तो 7 या 18, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अपने मन में याद रखो। तो अब आप मुझे बताओगे कि 20 और 18 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे कि सर 20 बड़े हैं, तो हमारी 5/6 ये वाली भी बड़ी है, तो ये सिंबल इस टाइप से आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आप लसअप लेकर दोनों के हरों को एक जैसा करके भी ये तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे भाग हैं स, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3-3 अंकों का रहने वाला है। तो 14वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके चारों ओर 3 बार चक्कर लगाने पर तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक आकृति है वो ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारा एक आयत है। अब इसकी लंबाई इसने बोला है 50 मीटर, तो ये हम 50 मीटर यहाँ पर लिख देते हैं, और चौड़ाई बोला है 30 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 मीटर। अब इसके चारों ओर कोई व्यक्ति कितने चक्कर लगाता है, 3 चक्कर लगाता है। तो पहले तो हम इसका एक चक्कर पूरा करने पर कितना उसको दौड़ना पड़ेगा ये पता करेंगे। तो वो इसके चारों ओर, किसी भी आकृति के चारों ओर का एक माप क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो पहले हम करेंगे आयत का परिमाप ज्ञात। ये 3 अंकों का सवाल है तो थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे। आयत का परिमाप सूत्र हम यूज करेंगे, और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, आपको याद होगा, 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 के तो 2 लिखेंगे, इंटू लंबाई हमारे हैं 50, और चौड़ाई है हमारे 30। 2 के 2 इंटू 30, ये 30 और ये 50, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को जोड़ने पर ये होते हैं 80। मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आता है, 8 दूनी 16 यानी 160 मीटर। यानी एक चक्कर पूरा करना है तो उसको 160 मीटर दौड़ना पड़ता है, उनको 3 चक्कर पूरा करने हैं। तो अब हम लिखेंगे 3 चक्कर बराबर 160 इंटू 3 मीटर, है क्या नहीं। उस 160 इंटू 3 मीटर, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 3 को 0 से करते हैं तो 0, 3 को 6 से करते हैं 7 या 18 का 8 हासिल का गया हमारा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 480 मीटर। उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 480 मीटर। तो 3 बार चक्कर लगाने पर कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 480 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है 15, कक्षा 5 के छात्रों में
छात्रों के वजन किग्रा में यहाँ दर्शाए गए हैं 35, 40, 35, 45, 40 हैं। इन आंकड़ों के लिए एक मिलानशीन टैली मार्क तालिका बनाइए। तो यहाँ पर तालिका हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं वजन, छात्रों का वजन, और यहाँ पर लिख देते हैं हम टैलीसिन या फिर मिलानशीन, बोलो एक ही बात है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टैली मार्क, या हिंदी में आप लिखो टैलीसिन या फिर मिलानशीन, एक ही बात है। और यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। ऐसे ये सारणी हमें बनानी है, ऐसे। अब वजन हम पहले लिखते हैं 35। एक तो वजन 35 इसमें दिया गया है, दूसरा दिया गया है 40, और उसके बाद में 40 के बाद में कौन सा वजन है? 35 तो आया हुआ है। अब उसके बाद में है हमारे 45, कितना है? 45, और 45 के बाद में वापस से आया हुआ है 40। कितना आया हुआ है? 40। तो आया हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं। अब देखते हैं 35 कितनी बार आया है। तो 35 2 बार आया है, तो यहाँ पर टैली मार्क में हम लिखेंगे 2 सिंबल ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद में हमारे 40 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 40 के लिए भी टैली सिन 2 बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद में 45 हमारे एक बार ही आया है ना। 45 हमारे एक बार आया, तो 45 के लिए हम टैली सिन 1 खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। और यहाँ पर इनका योग होता है, या नीचे हम नाम लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे? योग। और इनका योग करना नहीं है, योग इनका ही होता है केवल। तो 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर कुल आपके कितने परिणाम दिए गए हैं? 5 विद्यार्थियों के परिणाम दिए गए हैं। जो आपके 2 विद्यार्थियों का वजन 35 है, और 2 विद्यार्थियों का 40 है, और 1 विद्यार्थी का वजन 45 किलोग्राम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक टैली मार्क बनाना है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के उन 3 अक्षरों के नाम लिखिए जिनमें कोई सममिति रेखाएं नहीं होती हैं। सममिति रेखाएं मतलब जिनको बराबर 2 टुकड़ों में आप नहीं कर सकते। तो जैसे मान लेते हैं हम एक का कोई संख्या पहले बनाते हैं आपको समझाने के लिए। एक आकृति मैंने यहाँ पर बना दी h। क्या बना दी? h। अब इसका तो क्या जिसे हम सममिति रेखा कहते हैं, तो सममिति रेखा इसमें होती है। मतलब आप इसको यहाँ से ऐसे बीच में से क्रॉस करते काटते हैं ना, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों ही भाग आपके बराबर हो सकते हैं यदि यहाँ से आप काटते हो। तो आपको ऐसे 3 अक्षर लिखने हैं जिनको मतलब आप किसी भी तरीके से काटने की कोशिश करो, लेकिन दोनों ही टुकड़े बराबर नहीं होंगे, समान दिखेंगे नहीं। ठीक है, सम का मतलब होता है सम्मान, और मिति का मतलब मापन। तो वो आकृति हम आपको यहाँ बना के देते हैं। एक लेटर तो हमारा जे हो गया, और उसके बाद में हम एक अक्षर जेड लेते हैं। जेड की भी कोई आपके सममिति रेखा नहीं होती, न ही पी की कोई सममिति रेखा होती है, न ही आपके क्यू की कोई सममिति रेखा होती है। तो ये इस प्रकार के लेटर है। इसके अलावा भी काफ़ी लेटर हैं जिसकी कोई सममिति रेखा नहीं होती है। अब हम भाग द को हल करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5-5 अंकों का रहने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पटरी और प्रकार की सहायता से एक आयत आपको बनाना है। ABCD की रचना करनी है, जिसकी लंबाई आपकी AB 7 सेमी है और चौड़ाई आपकी BC 5 सेमी है। तो सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र यहाँ बना लेते हैं, ताकि हम इस माप को उसमें रख सकें। और इसका नाम हम रख देते हैं ABC और D। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका नाम रख सकते हो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से कहीं से भी। अब इसने बोला AB 7 सेमी है, तो ये हमारे 7 सेमी है। BC आपके 5 सेमी, तो ये BC हमारे 5 सेमी रहेगा। अब इसको प्रकार की सहायता से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से, यानी पटरी की सहायता से, जिसे स्केल कहते हैं, स्केल की सहायता से हम यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लाइन खींचेंगे। 7 सेमी स्केल की सहायता से आप एक रेखा खींचोगे। कितने सेमी? 7 सेमी। ठीक है, और इसका नाम है पहले बिंदु का A और दूसरे बिंदु का नाम B। अब आप प्रकार की सहायता से या फिर उस चांदे की सहायता से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाओगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाओगे, और एक 90 डिग्री का कोण आप यहाँ पर भी बनाओगे। ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाना। या मेरे से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि सही पैमाना नहीं आ रहा है मेरे इसमें। ठीक है, तो आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो तरीका आपको यूज करना। यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे, और यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे। अब ये आपके चौड़ाई कितनी रखनी है? चौड़ाई रखनी है आपको 5। तो स्केल के अंदर प्रकार को आपको, जैसे मान लो ये आपकी स्केल है, ये वाली, और यहाँ पर आपके लिखा गया है 0, और इसके बाद में छोटी छोटी लाइन है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर छोटी छोटी लाइन है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर छोटी लाइन है, और यहाँ पर 3 है। तो आपको ये 5 खींचनी है। तो जो प्रकार है उसका नुकीला हिस्सा तो यहाँ पर रखना है, और पेंसिल को आपको लेके जाना है जहाँ पर 5 हो रहे हैं ना, इतना इतना खोलना है। उसके बाद में नुकीले हिस्से को यहाँ रखना है, और प्रकार से ऊपर की साइड में ऐसे साफ काटना है।
और यहाँ पर प्रकार को दोबारा रखना है और यहाँ पर आपको साफ काटना है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको दो बिंदु मिल जाएंगे। अब स्केल की सहायता से इनको क्या करोगे, मिला दोगे, तो ये आपकी एक आयत की रचना हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने जो काम किया है वो आपको लिखना होगा, वो इसकी रचना कहलाती है। तो आपने क्या किया, सर्वप्रथम एक कच्चा चित्र बनाया और उसमें आपने माप को रखा। उसके बाद में आपने ए बी एक 7 सेमी रेखा खींची बी पर, और ए पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाया। बी से आपने 5 सेमी ऊपर की तरफ साफ काटा और ए से भी आपने ऊपर की तरफ एक साफ काटा। सभी बिंदुओं को आपने स्केल की सहायता से मिलाया, तभी जाकर हमारे एक ABCD आयत बना। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना होता है। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अथवा में ये क्वेश्चन रहेगा, या तो आप फर्स्ट वाला करो या अथवा वाला। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए और इसका लंब समद्विभाजक बनाइए। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। तो इसका लंब समद्विभाजक करने के लिए हम सबसे पहले तो आप 6.4 सेमी एक रेखाखंड खींचोगे और उसके बाद में प्रकार को अंदर पेंसिल डाल के आधे से थोड़ा ज़्यादा आप खोलोगे प्रकार को। ठीक है, और उसके बाद में नुकीले हिस्से को यहाँ रखेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे एक साफ काटेंगे और एक ही ऐसे नीचे इस बिंदु से, और वापस इस पॉइंट पर लेके आओगे और जितना आपने खोला हुआ है प्रकार उतना ही आप एक यहाँ पर साफ काटोगे और एक यहाँ पर। अब स्केल की सहायता से आप इन पॉइंटों को मिला दोगे, तो इस प्रकार से ये आपके लंब समद्विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18 कि नीचे दिए गए जादुई वर्ग को इस प्रकार भरें कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग 15 हो। इस बॉक्स को आपको इस वर्ग, जादुई वर्ग को इस प्रकार से फिलअप करना है, इस प्रकार से आपको संख्या इसमें रखनी है कि इसका योग इस साइड में करें तो भी 15 हो जाए, यदि आप खड़ा योग करें तो भी 15 हो जाए, और ऐसे तिरछा योग करें तो भी आपके कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो सबसे पहले उस स्तंभ को, उस लाइन को हम देखेंगे जिसमें कम से कम 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इनका योग 15-15 आएगा और यहाँ पर भी इनका योग 15-15 आएगा। हम पहले से यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर तो इनका योग आना चाहिए 15-15। तो पहली वाली लाइन को देखते हैं, ये 8 है, ये 6 है, तो 8 और 6 को जोड़ने पर तो हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 14 में कितना जोड़ने पर 15 हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ पर तो हमारे आ जाएगा 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 6 15 हो गया। इसी प्रकार से अब इनको देखेंगे, 8 के अंदर यदि आप 4 को जोड़ते हैं तो 8 और 4 होते हैं 12, तो 12 में कितने जोड़े 15 हो जाए, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो 8 3 और 4 ये हो जाएंगे 15, 4 और 3 7, 7 और 8 हो गए 15। अब यहाँ पर ये संख्या रह रही है तो इसको जोड़ते हैं, तो 3 और 5 आपके कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। 8 में कितने जोड़े कि 15 हो जाए, तो 8 में आप जोड़ते हो 7। ठीक है, 8 और 7 होते हैं 15। अब यहाँ पर एक संख्या रह रही है, इसको फिलअप करना है, तो 1 और 5 हो रहे हैं आपके 6, कितने हो रहे हैं 6। तो 6 में आप कितने जोड़े कि 15 हो जाए, तो 6 के अंदर आप जोड़ते हैं 9, तो 9 जोड़ते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं 15, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 9। ठीक है, अब ऐसे जोड़ते तो भी ये 15 हो रहे हैं, देखो 9 और 4 आपके हो गए 14, 13, 13 और 2 आपके हो गए 15। ठीक है, तो इस प्रकार से यह फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पर ये x दिया गया, मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है। नेक्स्ट आपके 19वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है। यहाँ पर पहले हम वर्गाकार खेत बना देते, वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो ये प्रत्येक भुजा आपकी 25 मीटर। इसके चारों ओर 20 रुपये 20 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। अब इसके चारों ओर आपको क्या करनी है, बाड़ करनी है। और बाड़ का नियम क्या है कि 1 मीटर आप बाड़ लगाओगे तो आपको 20 रुपये का चार्ज किया जाएगा, मतलब 20 रुपये का खर्चा होगा। तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आपको कितना खर्चा होगा, तो इसके चारों ओर बाड़ तो करनी है, मतलब परिमाप ज्ञात करेंगे पहले तो पहले इसमें लिख देंगे कि भाई दिया गया है। वैसे आपको एग्जाम में थोड़ा पूर्ण रूप से लिखना है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 25 मीटर, और दिया गया है 1 मीटर का खर्च 20 रुपये। आपको ज्ञात क्या करना है, वो ऐसे लिखोगे नीचे, ज्ञात करना है चारों ओर बाड़ लगाने का कुल खर्च। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा परिमाप, तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र तो आपको याद है, क्योंकि हमने रिक्त स्थानों में इसको हल किया है, भुजा इंटू भुजा होता है क्या नहीं। तो भुजा इंटू भुजा है आपकी 25,
तो 25 को 25 से गुणा करने पर आंसर आता है हमारे 625। कितना आता है? 625। मतलब इसके चारों ओर का माप है वो कुल है 625 मीटर। कितने मीटर है? 625 मीटर। अब आपको ये काम करना है, इसके खर्च का ज्ञात करना है। तो 1 मीटर के 20 रुपये हैं, तब 625 मीटर का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च, तो क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे 625 को 20 रुपये से, क्योंकि 20 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर के। तो गुणा करके देखते हैं, जीरो को छुपा देते हैं, बाद में लगा देंगे, क्योंकि जीरो को बाद में हम जोड़ सकते हैं, ये सिंपल ट्रिक है। तो 2 को 5 से गुणा करते हैं तो ये होता है 10, और हासिल का जाता है हमारे 1, और उसके बाद में 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, और 1 हासिल का ये होता है 5, और 2 को 6 से गुणा करने पर होता है 12। एक जीरो यहाँ पर ये हमने हटा रखा था तो उसको लगा देते, तो ये लगा दिया। तो आंसर आ गया आपके 12,500 रुपये। कितने? 12,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां हमारे। नीचे दी गई तालिका के आधार पर दंड आलेख यानी बार ग्राफ आपको खींचना है, दंड आलेख आपको बनाना है। तो आपको ध्यान है, यदि आपके सारणी मिलती है तो ये पहले वाला आपके एक्स अक्ष पर दर्शाना होता है और दूसरा वाला आपके वाई अक्ष पर दर्शाना होता है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेज के अकॉर्डिंग ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे, ये हमारी एक्स अक्ष है, और एक हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है, जो हमारा रहेगा वाई अक्ष। अब हमें इस माप को रखना है। तो यहाँ पर ये हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय हैं। तो यहाँ पर हमारे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वैसे आपको तो ग्राफ के अंदर ये इस प्रकार से गहरी लाइनें खड़ी आपको देखने को मिलेगी, और गहरी लाइनें इस प्रकार से आड़ी भी आपको क्षैतिज भी देखने को मिलेगी, ऊर्ध्वाधर भी मिलने वाली है। इस प्रकार से मैंने ये रख दिया है। अब इसमें देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या है हमारे 60 है, और सबसे बड़ी संख्या है 95। तो यदि मैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिखता जाऊँ तो हम 95 तक पहुँचने वाले हैं नहीं। और यदि मैं यहाँ 2 4 से लिखूँ तो भी यहाँ 95 तक मुझे पहुँचने में मतलब ग्राफ छोटा पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेता हूँ, जो मैं मेरे अकॉर्डिंग लेता हूँ 20। आप 10 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, और यहाँ हम लिखते हैं 80, और यहाँ पर 100। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहले में हमारी हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी हमारी कितनी है? 80 है। तो हिंदी वाली लाइन को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 80 तक लेके जाएंगे। या 80 वाली लाइन यहाँ पर आपको इस प्रकार से गहरी लाइन मिलेगी, वहाँ पर आपको इस प्रकार से पॉइंट कर देना है, और इसको इस प्रकार से लाइनों को खींच देना है। ये आपके हो गया हिंदी का। यहाँ पर आपको नाम लिखना है हिंदी। उसके बाद में इसको छोड़ देते हैं, आप नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में छोड़ा है ना, तो फर्स्ट में छोड़ा है तो एक ग्राफ बनाने के बाद में वापस छोड़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो, पास पास में भी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट में छोड़ा है तो दूसरे में ग्राफ बनाया, फिर तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे में बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे ये गणित 95 है, तो यहाँ से हम 95 तक चलेंगे। 95 यानी 100 से थोड़ा सा कम जाएंगे, यानी यहाँ तक लगभग, ठीक है, या 20 वाली लाइन यहाँ तक। इस प्रकार से हम इसको खींच के ऐसे मिला देंगे। ये हमारे कौन है? मैथ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गणित। उसके बाद में इसको छोड़ेंगे, और यहाँ पर विज्ञान, विज्ञान 70 है तो 70 तक जाएंगे, जो 60 और 80 के मध्य में रहेगा। ये इस प्रकार से इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारा है साइंस, ठीक है। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे अंग्रेजी, जो 60 है तो अंग्रेजी में हम 60 के सीन में जाएंगे, जो यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। आप स्केल की सहायता से इसको सीधी सीधी लाइनों को खींचोगे, और ये आपके जो भी मैंने ये दंड आपको दिख रहे हैं, ये दंड, ये आपके इनकी चौड़ाई सभी की बराबर होती है, समान होती है। ऐसे नहीं कि भाई जैसे मेरे इसमें यहाँ से ये मोटा दिख रहा है, ये बहुत मोटा दिख रहा है, यहाँ से ये पतला दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। ग्राफ आप बनाते हैं तो ये सभी इनकी चौड़ाई है वो बराबर माप की होनी चाहिए। और उसके बाद में हम यहाँ, ये हमारे क्या है? ये अंक है, प्राप्तांक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राप्तांक ऐसे तिरछा। और यहाँ पर ये विषय है, यहाँ पर ये हमारे अंग्रेजी थी तो अंग्रेजी नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे विषय, ठीक है, ये हमारे हो गया। उसके बाद में हम लिखेंगे इसका पैमाना। पैमाना, पैमाना आपके वाई अक्ष का है। वाई अक्ष पर आपने यहाँ से देखो, ये 1 इकाई थी, यहाँ से लगाकर ये इकाई तो 1 है, लेकिन आपने कितना दर्शाया? 20 दर्शाया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेमी या 1 इकाई बराबर 1 सेमी बराबर 20 अंक, ठीक है ना। क्या दर्शाए? 20 अंक दर्शाए।
तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यदि वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो आप को शुक्रिया और आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अब हम मिलेंगे आपकी और किसी विषय के प्रैक्टिस पेपर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो एक कमेंट ज़रूर करें और लिख दें हमने वीडियो अंत तक देखा है, या और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।